नमस्कार। थर्ड आई में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी की चिट्ठी ने एकदम से थोड़ा राजनीतिक हलचल को तेज कर दिया है। सबसे पहले ये समझ लें, देखिए गवर्नर जो है वो पूर्ण रूप से राज्यपाल एक संवैधानिक पद है। और पहले हम समझ लें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेम्बल है उसमें 73 वर्ड्स का वो प्रेम्बल है और वो ये बताता है कि भारत के लोकतंत्र को के गाइडिंग प्रिंसिपल्स कैसे हों, कैसे चलेगा। और उसकी जो ओपनिंग लाइन ही है वो ये है कि आप सब लोग सुन चुके हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अब इंपॉर्टेंट है, सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर, ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में लिखा हुआ है, सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल द सिटीजन। फिर वो कहता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब बातें हैं। तो प्रेम्बल के शुरू में ही ये आ जाता है, जो 73 वर्ड का प्रेम्बल है, कि इसको एक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना है। इसकी शपथ, इस संविधान की शपथ लेके कोश्यारी जी भी उस गद्दी पे बैठे हुए हैं राज्यपाल की, और इसी संविधान की शपथ लेके वहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पे। अभी तक ऐसा ही माना जाता है, कम से कम थ्योरेटिकली, कि जो गवर्नर होता है वो अपॉलिटिकल होता है, अराजनीतिक होता है। और मेरे हिसाब से अगर एक बार जो गवर्नर बन जाए उसको फिर पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में किसी पार्टी के साथ नहीं अपना नाम जोड़ना चाहिए। लेकिन ये आज से नहीं, कांग्रेस के ज़माने में भी तमाम वो हैं कि जब वो कहीं के गवर्नर बनाए गए, वापस आके फिर वो इलेक्शन लड़ने लगे और प्रचार करने लगे। हाल के दिनों में भी आपने देखा, हाल के दिनों में केवल गवर्नर पद खत्म होने के बाद नहीं, गवर्नर रहते रहते, अगर आपको याद हो, कल्याण सिंह जी राजस्थान के गवर्नर थे 2019 के इलेक्शन में। उन्होंने आके अपने लड़के के लिए वोट मांगा था, वो सब इलेक्शन कमीशन में गया था और इलेक्शन कमीशन ने उसकी स्तुति की थी, क्योंकि प्रेसिडेंट के यहाँ भेजने के लिए, क्योंकि वो प्रेसिडेंशियल अपॉइंटेड थे। उसमें कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ तो राज्यपाल की कुर्सी पर बैठ के लोग प्रचार करते हैं, तो वो एक अलग बात है। अब दूसरी चीज समझ लीजिए कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, अब ये कोश्यारी जी कौन है। कोश्यारी जी 1942 बॉर्न आरएसएस के वर्कर हैं, थे, मतलब शुरू किया उन्होंने कैरियर एज आरएसएस वर्कर। और अभी भी आप अगर देखें तो वो काली टोपी जो आरएसएस की होती है वो अभी भी लगाते हैं, और इंग्लिश में एमए हैं, पढ़े लिखे हैं। और इनका जो, जब आप हर जगह देखिए तो इमरजेंसी में 21 महीने के लिए ये इन्होंने जेल यात्रा की थी। ये पहली बार 1997 में, क्योंकि इनिशियली तो आरएसएस के काम में बिजी थे, तो 1997 में 55 वर्ष की आयु में ये पहली बार उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के सदस्य बने थे। फिर 2000 में ये जब उत्तराखंड बना तो उत्तराखंड में मंत्री बने, और 2001 में ये मुख्यमंत्री हो गए थे। 2002 में बीजेपी उत्तराखंड में चुनाव हार गई, तो फिर ये लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए और 2007 तक लीडर ऑफ अपोजिशन रहे। फिर उसके बाद जब बीजेपी चुनाव जीती तो इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, और फिर 2008 में इनको राज्यसभा का मेंबर बना के दिल्ली चले गए। 2014 तक ये राज्यसभा रहे। 2014 का इन्होंने लोकसभा का चुनाव नैनीताल ऊधम सिंह नगर वाली जो कंस्टिट्यूंसी है वहाँ से लड़े और जीत के ये एमपी हो गए। और फिर 2019 में, अभी 5 सितंबर को, जब बीजेपी की सरकार सेकेंड इनिंग में आई तो इनको महाराष्ट्र का राज्यपाल बना के भेज दिया गया है। अब इनके जो प्रमुख कार्य हैं, जो उस पर एक जल्दी से एक वो कर दें, जो हमको और आपको पब्लिक माइंड में याद है। बाकी बहुत से काम किए होंगे राज्यपाल रहते हुए, लेकिन जो हमको और आपको याद है, उसमें हमको और आपको सबसे बड़ा ये याद है कि नवंबर महीने में जब देवेंद्र फडणवीस जी को सुबह 5:45, 5:47 टू बी एग्जैक्ट पे, इन्होंने एक हड़बड़ाहट में उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी थी। वो पूरा देश देखा था कि क्यों और कैसे दिलाई गई थी, उस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। और फिर 3 ही दिन बाद उनको इस्तीफा देना पड़ गया था। उसी समय का अगर आपको केस याद हो, एक और केस इसलिए याद दिला दूं कि वो भी था, एक एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के उस समय जो हेड थे परमवीर सिंह, जो आजकल फिर उसमें आए हैं खबरों में, टीआरपी रेटिंग को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वही परमवीर सिंह। उनके डिपार्टमेंट ने, एसीबी ने, वो जो अजीत पवार जी थे जिनके ऊपर इरिगेशन वाले बहुत से मुकदमे थे, उसमें से 9 मुकदमों में
क्लीन चिट दे दी थी और जिसकी वजह से उनको क्लीन चिट मिल गई थी। तो वो भी उस समय हुआ था इनका कि भाई ये राज्यपाल थे और शायद उसी के लिए ये सब हुआ था। जो 3 दिन के चीफ मिनिस्टर बने थे देवेंद्र फडणवीस, यही बोल तो हुआ था। खैर, उसके अलावा इनकी 3 बातें अभी हाल में जो आप सब लोगों को याद होगी। अभी ये कंगना रनौत जी से मिले, जो वही कंगना रनौत जी जिन्होंने मुंबई को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोला था, उनसे मिले। फिर इन्होंने पायल घोष जो अनुराग कश्यप के ऊपर जिन्होंने यौन उत्पीड़न का वो लगाया था, ये उनसे भी मिले। और फिर इनके ऊपर एक और चार्ज लगा, तो उस पर ये बहुत से पेपर में है। एक न्यूज़ उत्तराखंड है जिसने इनकी एक स्टोरी चला दी थी कि इनसे मिलने उत्तराखंड की एक मॉडल गई थी जेनी या जयंती। फिर ये पाया गया कि नहीं, वो शायद गलत खबर थी और वो जो न्यूज़ उत्तराखंड था उसके ऊपर रिपोर्ट हो गई थी। क्या उस रिपोर्ट का हुआ ये नहीं मालूम है। तो ये तो हो गई बात कॉन्स्टिट्यूशन, कोश्यारी जी। अब बात कर लें कि कोरोना भी, क्योंकि महाराष्ट्र इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित कोरोना से हुआ है। महाराष्ट्र इस समय देश में 1 नंबर कोरोना के मामले में है। वहां 15 लाख से ज्यादा लोग उससे संक्रमित हुए हैं, 40,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है और वो स्टेट कोरोना से जूझ रहा है। मैं भी उसमें नहीं जा रहा हूं कि वहां कोरोना के केसेस क्यों ज्यादा हुए क्या नहीं हुए, लेकिन एक डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, उनका एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए जो उन्होंने अभी 11 अक्टूबर को संडे को, मतलब ये इन्होंने लेटर लिखा है मंडे को, हमारे गवर्नर साहब ने संडे को उन्होंने देशवासियों के नाम पे क्या संदेश दिया है और कि ये चुनाव का, अरे ये उसका त्योहारों का समय आ रहा है, उस समय आप कैसे कंडक्ट करिए। एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। और हाँ, किसी भी धर्म में कोई भी धर्माचार्य यह नहीं कहते कि लोगों के प्राणों को खतरे में डालकर त्योहार मनाया जाना चाहिए। कभी कोई भी भगवान यह नहीं कहते कि उनकी पूजा के लिए आपको बड़े बड़े पूजा पंडालों में जाने की ज़रूरत है। अरे आपको पता हो कि बाहर आग लगी है और कैसे आप लोगों को धर्म और त्योहारों के नाम पर तब झोंक सकते हैं उसमें। ऐसे त्योहार का भला क्या मतलब है। आप सच्चे मन से कहीं भी अपने भगवान का स्मरण कर सकते हैं। बल्कि सुनीता जी, सच कहूं तो मैं तो यही चाहूंगा कि लोग सभी त्योहार अपने परिवार के साथ मनाएं। बीजेपी ने एक धरना मंडे को किया कि जो भी धार्मिक स्थल है उसको खोला जाए और मुख्य रूप से वो मंदिरों को खोलने की बात कर रहे थे। फिर हमारे कोश्यारी जी ने, चूंकि अंग्रेजी में ये एमए हैं, शायद इसी वजह से इनकी अंग्रेजी अच्छी होगी, इन्होंने एक अंग्रेजी में पत्र लिखा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को और उसमें एक उन्होंने चीज लिखी कि हैव यू सडनली टर्न्ड सेकुलर। नो, अब एक चीज जरा ये समझने वाली बात है कि आपने क्या, गवर्नर साहब, आपने क्या संविधान की शपथ नहीं ली है? मतलब व्हाट यू वांट टू से, इसका जो समझ एक आम आदमी की, जो हमारे जैसे एवरेज मध्यम, मतलब जो एवरेज दिमाग रखते हैं, कि अगर कोई किसी से गवर्नर पूछ रहे हैं कि हैव यू टर्न सेकुलर, तो इसका मतलब यू आर नॉट सेकुलर। तो आपने संविधान की कौन सी शपथ ली है? वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं समझे, जैसे अभी मैं एक एग्जाम्पल आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रवीण कुमार साहब ने वो जो हाथरस वाला कांड हुआ उसमें उन्होंने स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया कि नहीं वो चेक कर लिया गया है और सीमेन नहीं पाया गया है और उस लड़की के साथ रेप नहीं हुआ। ये सब उन्होंने अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताने लगे। हाई कोर्ट ने कल बहुत सख्ती से उनको बताया कि जरा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब, आपका काम यह है, उस कानून को तो पढ़ लीजिए। ये एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को हाई कोर्ट ने कहा है उत्तर प्रदेश के कि आप 2013 में कानून चेंज हो गया, कानून पढ़ लीजिए। उसी तरह से शायद कोश्यारी जी को भी किसी को एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बता देना चाहिए कि आपने शपथ ली है। मतलब हो सकता है आपने उतना डिटेल में नहीं पढ़ा हो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो फिर से एक बार समझ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। क्योंकि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली है, जैसे यहां पे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को हाईकोर्ट ने समझाया है, वैसे ही मुझे लगता है कि शायद कोश्यारी जी को या तो वहां का महाराष्ट्र हाईकोर्ट या देश का सुप्रीम कोर्ट
या प्रेसिडेंट को बता देना चाहिए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आप सेकुलर टर्न हो गए तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये किसी को, कोश्यारी जी को याद दिलाना होगा। दूसरी बात उन्होंने उद्धव ठाकरे से कहा कि यू हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग वोटरी ऑफ हिंदुत्व, मतलब आप हिंदुत्व के बहुत बड़े पक्षधर थे। नो, उसका जवाब उद्धव ठाकरे ने दिया है कि मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा अपना व्यक्तिगत एक चीज आपको बता दूं, महाराष्ट्र में गणपति जितने धूमधाम से मनाया जाता है, वो घर घर में मनाया जाता है, और वो सोशल भी है, सामाजिक रूप से भी मनाया जाता है। और मैं एक चीज इसको मैं जरूर कहूंगा कि महाराष्ट्र से एक चीज सीखने वाली है कि वहां के शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी होते हुए जिस तरह से उसने गणपति उत्सव को अपने को आत्मसात कर लिया है, तो वो उसका कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, उसको सामाजिक रूप से कर लिया। और अगर मैं उत्तर भारत में बहुत जगह देखता हूं जहां गणपति बिठाया जाने लगा है, अगर वो कहीं पॉलिटिकल एजेंडा होता तो बहुत से घरों में नहीं बिठाया जाता जो उस पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मानते हैं। जैसे ये कुछ मैं इसको उसी, क्योंकि ये तिलक का ये सब था, तिलक का था कि भाई कैसे देश बनेगा, कैसे एक जगह लोग इकट्ठा हों, सामाजिक रूप से वो हों। तो ये उस भावना को, मेरे ख्याल में मराठियों को किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपका हिंदुत्व क्या है और कौन सा नहीं। वही शायद हिंदुत्व है जो वो लोग फॉलो करते हैं। क्योंकि इस चलते चलते मैं बता दूं, जैसे दुर्गा पूजा है बंगाल में, दुर्गा पूजा पूरे देश में है, लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं उठाया, सारी पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन मुझे एक बात ये लगती है कि जब उद्धव ठाकरे को का जो राजधर्म है, और उसमें जब उनको मतलब किसी का जीवन, किसी की जान और शायद धर्म के बीच चुनना है, तो वो शायद जान को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, जीवन को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, जो हमारे सारे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख ईसाई हो, सब जगह के ईश्वर यही कहते हैं कि भाई जीवन अमूल्य है। तो अगर वो अभी आगे पीछे खोलना है वो अलग बात है, क्योंकि अभी हाल के दिनों में बहुत से उत्सव निकले हैं, राखी, जन्माष्टमी, बहुत से हुए हैं उत्सव बीच बीच में, ईद हुआ है मुसलमानों का। और ये सही बात है कि इस बार थोड़ा फीका रहा है। मेरे घर में भी मेरी बड़ी बहन है 75-80 साल की, उसको मतलब 75-76 साल की, ये हुआ कि भाई दूरी दूर रहो, फीका रहा है। मैं इसको एक तरह से और देखता हूं, क्योंकि अगर ये कहा जाता है ना कहीं कि आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए, आज जो काम राज्यपाल साहब ने किया है, क्या इट अमाउंट्स टू लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने का? क्योंकि ये कहना कि नहीं मंदिर खोलो, मंदिर खोलो, या मस्जिद खोलो, या गुरुद्वारा खोलो, इस समय जब एक पैंडेमिक है, जब एक कोरोना से आप जूझ रहे हैं, और जिसमें बार बार ये हो रहा है कि डिस्टेंस लगाया जाए, और डिस्टेंस नहीं हो पाता है, ये भी फैक्ट है सार्वजनिक जगहों पे, तो आप कहीं उकसा तो नहीं रहे हैं। एक बात उन्होंने और कही है, बार की बात, शराब खाने की बात। उनका कहना यह है कि भाई ये बार और उसके बीच चुनाव, ये देखिए नैरेटिव अपने आप फिक्स कर देते हैं। मेरे ख्याल में उत्तर प्रदेश वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट था जहां पे ये शराब की दुकानें खोल दी गई थी। मैं व्यक्तिगत रूप से शराबबंदी के पूरी तरह सहमत हूं कि पूरी तरह से शराबबंदी होनी चाहिए, जैसे गुजरात और बिहार में है। लेकिन यहां पे क्यों हुई, आप शराब की दुकानें सबसे पहले क्यों खोली गई, इसके कारण भी जान लीजिए। जीएसटी का पैसा आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट दे नहीं रही है, वो सारा पैसा अपने पास रख ले रही है। स्टेट के ऊपर बहुत प्रेशर है, तो शायद क्योंकि एक राजस्व जो शराब वाला राजस्व है वो डायरेक्ट स्टेट के पास आता है, मेरे ख्याल में यही एक कारण था जिसकी वजह से हर स्टेट पे प्रेशर था शराब की दुकानें खोलने का। मैं एक और बात कहूंगा, क्योंकि जिसपे कोश्यारी जी ने कैसे किया मुझे नहीं समझ आया। वो संविधान के सबसे बड़े पद पे, एक राज्य के सबसे बड़े पद पे बैठे हैं, उन्होंने अंग्रेजी में पत्र कैसे लिखा? क्योंकि महाराष्ट्र की जो भाषा है उस राज्य की, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो मराठी है। कोश्यारी जी उत्तराखंड से आते हैं, वहां की जो सरकारी भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको कहते हैं, वो हिंदी और संस्कृत है। आप हिंदी संस्कृत में लिखते तब भी समझ में आता कि भाई ये आपकी मातृभाषा है। मुझे नहीं मालूम कोश्यारी जी कहीं लिखते हैं तो अपनी मदर टंग में, क्या वो अंग्रेजी लिखते हैं? अगर वो अंग्रेजी लिखते हैं तो भाई मैं माफी चाहता हूं सार्वजनिक रूप से कि अगर उनकी मातृभाषा अंग्रेजी है कोश्यारी जी की, तो भाई मुझसे, मेरी गैर जानकारी में मैं ये बात कह रहा हूं। लेकिन अगर उनकी मातृभाषा हिंदी या संस्कृत है
तो मराठी जैसे उसमें एक तरह से अपमान कर रहे हैं आप उस स्टेट का, और इसके लिए आपको उस स्टेट से माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक रूप से। फिर एक शरद पवार जी ने एक पत्र लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि उन्होंने कहा है कि क्या क्या है, और कोई कोश्यारी जी से भी ये पूछ ले कि आपको अभी एकदम से आपकी भावनाएं हुई कि भाई ये एक चिट्ठी लिखी जाए, आपने माइग्रेंट लेबर के लिए कितनी चिट्ठी लिखी स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को? आपने कोरोना के से निपटने के लिए कितनी चिट्ठी लिखी स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को? आपने जीएसटी नहीं मिल रहा है उसके लिए आपने कितनी चिट्ठी लिखी सेंट्रल गवर्नमेंट को? और तो और 2 दिन पहले मुंबई में एक भयंकर पावर कट हुआ था, पूरी मुंबई अंधेरे में डूब गई थी, क्या उसके लिए भी आपने कोई चिट्ठी लिखी थी कहीं? मतलब हम देश भी जानना चाहता है, मैं भी जानना चाहता हूं। तो अंत में मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब कहीं कहीं ये भी चीज आ रही है कि इट इज हाई टाइम कि ये गवर्नर का पद जो है इसकी कोई आवश्यकता रह गई है कि नहीं रह गई है, क्योंकि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जब वहाँ का चीफ मिनिस्टर है तो इस गवर्नर के पद की प्रासंगिकता पे भी अब मेरे ख्याल में समय है कि अब बहस होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।